अस्सलामुअलैकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं इमोशंस के बारे में और हमने काफ़ी कुछ इमोशंस के बारे में सीख लिए। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। तो अगर आपने पिछले टॉपिक्स मिस किए हैं या कोई सा भी ऐसा लेक्चर जो आपने मिस किया हो पिछला, तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिंक्स दिए हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो या इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर चैप्टर के मुताबिक आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पर। यानी कि आपको अलग-अलग हर एक चैप्टर के पार्ट्स के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने आपकी आसानी के लिए तमाम टॉपिक्स को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग कंपाइल किया हुआ है। इसके अलावा आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में भी जा सकते हैं, जहाँ पर हर एक पार्ट, हर एक लेक्चर पे आपको वीडियोज़ जो हैं वहाँ पर मिल जाएँगी। तो ये डिफरेंट ज़राए थे जो मैंने आपको बताया, जिसको आप विज़िट कर सकते हैं और आपको पिछले तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएँगे। वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 के साथ-साथ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 के वीडियोज़ और उसके लेक्चर्स जो हैं वो भी आपको बआसानी मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो या किसी भी लेक्चर का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ और वी विल शेयर द लिंक विथ यू। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरीज़ ऑफ इमोशन। और थ्योरीज़ ऑफ इमोशन में भी हमने काफ़ी सारी थ्योरीज़ जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए हैं। तो थोड़ा-सा आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने अब तक जो है क्या पढ़ा, क्या सीखा और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। तो थ्योरीज़ ऑफ इमोशन में हमने अब तक सीखा कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन और जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन, जो हमारा पार्ट 10 था चैप्टर 2 का। उसमें हमने ये दो जो थ्योरीज ऑफ इमोशन इसको कवर किए। उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। और कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन के बाद हमने स्कैटर्स कॉग्निटिव अरोजल थ्योरी ऑफ इमोशन, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, सीखा कि इन्होंने जो है इमोशन के बारे में क्या बताया कि जब हम इमोशनली अरोज होते हैं तो किन किन फेजेस से हम गुजरते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट टॉपिक था, वो फेशियल फीडबैक थ्योरी थी और फेशियल फीडबैक थ्योरी के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड की। और आपको उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस और फेशियल फीडबैक थ्योरी में क्या फ़र्क है। क्योंकि अगर आप सर्च करते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, तो आपको साथ-साथ फेशियल फीडबैक थ्योरी पर भी वीडियोज़ आ रही होती हैं, या अगर आप फेशियल फीडबैक थ्योरी सर्च करते हैं तो फेशियल फीडबैक थ्योरी पे आपको फेशियल फीडबैक थ्योरी भी उस पे भी वीडियोज़ मिल रही होती हैं, लेक्चर्स मिल रहे होते हैं, और फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस पे भी आपको लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। तो अक्सर लोग फेशियल फीडबैक थ्योरी और हाइपोथेसिस को एक ही समझ के या एक ही समझ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। और उसको हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या चीज़ है और फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस क्या चीज़ है। थोड़ा-सा मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। एक मेन जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस होती है और थ्योरी थ्योरी होती है। जिस तरह आप कोई थ्योरी जब भी कोई थ्योरी फॉर्म होती है तो उससे पहले एक हाइपोथेसिस फॉर्म होती है, उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर उसके जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। तो वही हाइपोथेसिस या वही रिसर्च अगर उसको हम बार-बार टेस्ट करते हैं और हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा होता है, तो वो फिर थ्योरी में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि हाइपोथेसिस हमारे पास एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट होता है व्हिच कैन बी टेस्टेड और उसके ऊपर हम बार-बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि hypothesis is never the answer to the question. Hypothesis is just a general or a simple statement, or you can say a tentative statement that can be false, that can be true. तो hypothesis basically जो आपने observation की होती है, अगर आपने methods of psychology पढ़ा है या methods of research पढ़ा है, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है। तो आप जब कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं, बाकायदा आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके रिसर्च से पहले आप कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं, उसके बाद फिर आप जो अपने एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। अभी आपने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया होता, लेकिन आपने जो इन सारी जो आपने ऑब्जर्वेशन की, उसके बेस पे जो आप एक स्मॉल सा स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, एक सिंपल सा स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। अब उस हाइपोथेसिस पे काफ़ी सारे रिसर्चेस आप कर सकते हैं, काफ़ी लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और उससे जो रिजल्ट आते हैं उसको जब आप बार-बार टेस्ट करते हैं वो थ्योरी होती है।
तो फिर हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया कि फेशियल फीडबैक थ्योरी क्या है और फेशियल फीडबैक थ्योरी इमोशंस के बारे में क्या बताती है कि जब हम इमोशनली अरोज होते हैं तो हम किन 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 प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस क्या है, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ऊपर आपको आई आइकन नज़र आएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन के नाम से वीडियो है और एक फेशियल फीडबैक थ्योरी के नाम से वीडियो है। उन वीडियोस को लाजमी देखें, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। तो ये हमने सारी थ्योरीज ऑफ इमोशन में ये सब कुछ हमने सीखा। मैंने काफ़ी कोशिश की कि वीडियो आपके लिए काफ़ी सिंपल, काफ़ी ईजी रहे, तो मैंने सारे मेन पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अच्छा, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी। तो ये हमारे पास होगा चैप्टर 2 पार्ट 14, लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी से। अच्छा, लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी बेसिकली रिचर्ड लिज़ेरियस ने दी थी, जिन्होंने ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशन के ज़रिए उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि कैसे हमारे कॉग्निशन, स्ट्रेस और इमोशन जो हैं वो एक दूसरे के इंटर रिलेटेड होते हैं। अब उनकी जो थ्योरी थी वो एक रोल पे फोकस करती थी और उस रोल को वो कहते थे अप्रेजल। अब लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग अप्रेजल एक टेंडेंसी है एक ह्यूमन माइंड की टू क्रिएट एन ऑटोनॉमिक असेसमेंट ऑफ एनी गिवन सिचुएशन। किसी भी गिवन सिचुएशन की ऑटोमेटिक असेसमेंट को क्रिएट करता है जो ह्यूमन माइंड, उस टेंडेंसी को जो है हम अप्रेजल कहते हैं। अब इसी अप्रेजल के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं, वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हमारी पर्सनल मीनिंग्स पर बेस्ड होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल मीनिंग्स पर बेस्ड होते हैं कि वो उसको क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, या उसकी क्या मीनिंग्स या उसकी क्या परसेप्शन फॉर्म करते हैं। इस पे एक स्टिमुलस डिटेक्शन थ्योरी पे भी है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जिस तरह का स्टिमुलस मिलता है, अब आप उसको परसीव कैसे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो फॉर्म होती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, ऊपर आई आइकन पे आपको मिलेगी वो वीडियो। डू चेक दैट वीडियो एज वेल, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो लिज़ेरियस के अकॉर्डिंग कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें जो स्टिमुलस मिलता है, हमारा जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है अ, उसके बेस पे या उससे जो हमारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस बनती हैं, वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस बेसिकली हमारे पर्सनल मीनिंग्स पर डिपेंडेंट होती है, हमारी परसेप्शंस पर डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्टिमुलस डिटेक्शन थ्योरी में भी आपको बताया था, सिखाया था कि एक बर्स्ट की आवाज़ आती है कहीं से भी, तो अब आप जो है डिफरेंट मीनिंग्स फॉर्म करेंगे उससे। हो सकता है वो गाड़ी का टायर जो है वो बर्स्ट हुआ हो, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि गर्मी का मौसम है, हो सकता है ट्रांसफार्मर फटा हो, या कोई जो है बहुत सीरियस ट्रॉमा से गुजरा हो तो उसको लगेगा कि कहीं पर कोई धमाका हुआ है और असल में हुआ क्या होगा कि गाड़ी का टायर फटा होगा। तो अब क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस हमारे पास आ रहा है, अब हमारे जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस उस पर फॉर्म हो रहे हैं, तो हमारी परसेप्शंस पर डिपेंडेंट है, हमारे पर्सनल मीनिंग्स पर डिपेंडेंट है। अगर मैं देखूँ कि भई बर्स्ट की आवाज़ आई है, हो सकता है गाड़ी का टायर फटा हो, तो मेरे जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे वो नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर मैं ये सोचूँगी कि हो सकता है कहीं धमाका हुआ है, इसलिए बर्स्ट की आवाज़ आई है, या हो सकता है ट्रांसफार्मर फटा है, तो शायद उस वक़्त मेरी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो यही बात जो है वो लिज़ेरियस एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि किस तरह हमारी कॉग्निशन, हमारा स्ट्रेस और हमारे इमोशंस इंटर रिलेटेड होती हैं। इससे रिलेटेड एक दूसरी एग्जांपल भी आ सकती है, जैसे गन शॉट की आवाज़ है। कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, गन शॉट की आवाज़ आ रही है, जैसे किसी ने गोली चलाई है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, नया साल शुरू हो रहा है, हो सकता है जैसे अब 12 बज गए हों तो लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं उसकी आवाज़ें होंगी, उसकी खुशी में लोग गन शॉट कर रहे होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, कहीं पर शादी हो रही है, शायद उस वहाँ पर एरियल फायरिंग हो रही होगी।
कुछ लोग जो है काफ़ी नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे ना। दिस डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल मीनिंग्स। अब हमारी जिस तरह की परसेप्शन फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह की हमारी परसेप्शन फॉर्म होती है, वैसे ही हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। अब यही फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ये हमारी जो यही परसेप्शन है, यही पर्सनल मीनिंग्स जो हैं, ये सारी जो हमारी एक सिनेरियो के ऊपर बेस्ड हैं, ये हमारे पास एक फीलिंग ऑफ फियर क्रिएट करती है कि अपनी हिफाजत करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये सोचते हैं कि टायर जो है वो ये जो बर्स्ट की आवाज़ आई है, ये जो गोली चलने की आवाज़ आई है, शायद ये वो ख़तरे वाली अलामत थी। तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर एक बंदे की कोशिश होगी कि वो अपने लाइफ़ को प्रोटेक्ट करे। और इसी दौरान क्या होगा कि हार्ट बीट इंक्रीज़ होगा, एड्रेनालाइन सर्ज होगा एंड अदर फिज़िकल रिएक्शंस जो हमारे फीलिंग के साथ एसोसिएट होंगे, वो भी हम एक्सपीरियंस करेंगे। इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुके थे कि हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं, कि हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है, माउथ ड्राई हो जाता है। डिफरेंट जो हमारी फिज़िकल रिएक्शंस जो इस फीलिंग के साथ एसोसिएटेड होंगी, वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो यही बात लिज़ेरियस बताना चाह रहा है कि अप्रेज़ल, इसी चीज़ को वो अप्रेज़ल कह रहा है। लिज़ेरियस जो हमारी फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, हमारी जो ये चेंजेस आ रही हैं, इस कॉन्सेप्ट को लिज़ेरियस ने अप्रेज़ल का नाम दिया है। अब इसी चीज़ को हम वही अपने पुराने सिनेरियो में डाल लेते हैं, जो हम डॉग की एग्ज़ाम्पल बार-बार लेके जो है हर एक थ्योरी ऑफ इमोशन को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में भी हम उसी स्नार्लिंग डॉग को एज एन एग्जांपल लेके लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी को भी पढ़ेंगे। इस रिलेटेड बाकी एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, हो सकता है स्नेक देख ले वरना तो उसकी जो है एक फर्स्ट रिस्पॉन्स और सेकंड रिस्पॉन्स जो है वो फॉर्म होंगी। लेकिन जो कि हम पिछले लेक्चर्स में, पिछले थ्योरीज ऑफ इमोशन में हम डॉग को ही डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इस लेक्चर में भी हम डॉग को ही डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी क्या कहता है कि एक स्टिमुलस जो है हमारे पास एक इमीडिएट अप्रेजल कॉज करता है। अब वो स्टिमुलस क्या हो सकते हैं? लेट्स सपोज वो स्टिमुलस हमारे पास जो है एक स्नार्लिंग डॉग है। एक ऐसा स्नॉलिंग डॉग जो है किसी ने उसको बांधा नहीं है, बिल्कुल आज़ाद घूम रहा है, तो ये बहुत खौफनाक है, बहुत ख़तरनाक है। और वही आप रास्ते में वॉकिंग कर रहे हैं और आपका सामना एक ऐसे डॉग से हो जाता है कि आपको लगता है कि ये डॉग अभी अटैक करने वाला है। अब यहाँ पर लिज़ेरियस क्या कहता है कि कॉग्निटिव अप्रेज़ल रिजल्ट्स इन एन इमोशन रिस्पॉन्स, जिसके बाद फिर हमारे बॉडीली रिस्पॉन्स आते हैं। यानी कि लिज़ेरियस ये कह रहे हैं कि उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? अप्रेज़ल ऑफ द थ्रेड, जिसके बाद हमारी इमोशनल रिस्पॉन्स फॉर्म होगी जो होगा फियर, और उसके बाद फिर हमारे बॉडीली रिस्पॉन्सेस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक स्नार्लिंग डॉग है। फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? अप्रेज़ल ऑफ द थ्रेड विच इज़ फॉर्मिंग कॉग्निशंस, या हमारे पास जो इमोशनल फियर है वो हमारे पास फॉर्म हो रही है। और इमोशनल फियर के बाद जो हमारी सेकंड रिस्पॉन्स है, हमारा जो सेकंड रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी बॉडीली अरोजल। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है या कोई इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्नार्लिंग डॉग के अलावा, आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी एग्जांपल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो कि फियर ना कॉज कर रहा हो। कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें अप्रेजल के बाद हमारे पास कोई जॉय वाली फीलिंग आ रही हो या डिस्गस्ट वाली फीलिंग आ रही हो। यू कैन शेयर दैट एग्जांपल विद अस एज वेल इन द कमेंट सेक्शन। अब लोग किसी भी सिचुएशन को अप्रेज़ कैसे करते हैं? अप्रेज़ जैसे मैंने आपको बता दिया कि लिज़ेरियस अप्रेज़ किस चीज़ को कहते थे। लेकिन अब हम ये सीखेंगे कि लोग किसी भी गिवन सिचुएशन को अप्रेज़ कैसे करते हैं। रिचर्ड लिज़ेरियस ने प्रपोज़ किया कि हर शख्स, हर इंसान इन 5 प्रोसेसेस से गुज़रता है किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स को, किसी भी स्ट्रेसफुल ट्रिगर को इनकाउंटर करने के लिए। जिसमें स्टेज 1 है हमारे पास प्राइमरी अप्रेजल, स्टेज 2 हमारे पास है सेकेंडरी अप्रेजल, स्टेज 3 हमारे पास है स्ट्रेस, स्टेज 4 हमारे पास है कॉपिंग स्किल्स और स्टेज 5 हमारे पास है रीअप्रेजल। अब इन्हीं स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेज में हर इंसान जो है वो क्या क्या फील करता है
और ऐसी क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से उसको सेकंड स्टेज में वो शिफ्ट होना पड़ता है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेज वन, प्राइमरी अप्रेजल। स्टेज वन हमारे पास प्राइमरी अप्रेजल होता है जिसमें इंडिविजुअल किसी भी स्टिमुलस को इनकाउंटर करता है और उसको एनालाइज करता है। किस कोई सा भी सिचुएशन हो सकता है, स्टिमुलस को इनकाउंटर एनालाइज करता है। दैट सिचुएशन कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, या वो ख़तरनाक हो सकता है या वो इररेलेवेंट हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव और इररेलेवेंट स्टिमुलस हैं, यानी कि जो पॉजिटिव हैं या वो ऐसे स्टिमुलस हैं कि जो आपके लिए कोई ख़ास नहीं है, इररेलेवेंट है। तो ऐसे स्टिमुलाई जो हैं वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाते हैं और आपके इमोशन स्टेजेस ऑफ इमोशन को ख़त्म कर देते हैं दैट आर इनकाउंटर्ड। तो पॉजिटिव एलिमेंट्स जो स्टिमुला है उसके ऊपर फिर आप मतलब उसमें आगे स्टेजेस ऑफ इमोशन नहीं फॉर्म होते। लेकिन अगर वो स्टिमुलस डेंजरस है, then it will be analyzed to see if it is a challenge, a threat, or if harm might occur. यानी कि स्टेज वन में हम एनालाइज करते हैं स्टिमुलस को कि वो हमारे लिए ख़तरनाक है या नहीं। अगर वो ख़तरनाक नहीं है तो वहीं पर ही हमारा स्टेज ऑफ इमोशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हमें लगता है कि वो स्टिमुलस या वो स्टिमुलाई जो है हमारे पास डेंजरस है, ख़तरनाक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि क्या ये स्टिमुलस मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्या इससे मुझे कोई ख़तरा है, क्या इससे मुझे कोई नुकसान है या नहीं। अब आते हैं स्टेज टू की तरफ, जो कि हमारे पास है सेकेंडरी अप्रेजल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्टिमुलस हमारे पास ख़तरनाक नहीं है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब वहीं पर हमारे स्टेजेस ऑफ इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो स्टिमुलाई हमारे पास डेंजरस है, जैसे स्टार्लिंग डॉग हमारे पास एक स्टिमुलाई था जो बहुत डेंजरस था, जो बर्स्ट वाली आवाज़ थी हमारे पास डेंजरस थी। अगर आपने सोचा कि बर्स्ट की आवाज़ है एमी किसी गाड़ी का टायर फटा होगा, तो वो फिर आपके लिए स्टेजेस ऑफ इमोशन वहीं पर एंड हो जाएंगे। आप फिर नेक्स्ट 5 स्टेजेस से नहीं गुजरेंगे, आपको इतनी दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो स्टिमुलस जो है आपके लिए डेंजरस है, सिचुएशन को आपने यू डीम्ड या आपने ऑब्जर्व किया कि वो सिचुएशन आपके लिए डेंजरस है, तो फिर आप ये कोई भी शख्स वो ये सोचेगा कि क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो सिचुएशन के साथ डील कर सके, उस सिचुएशन का मुकाबला कर सके। अगर इनफ रिसोर्सेज हैं तो स्टेज टू पर ही आपके जो स्टेजेस ऑफ इमोशन है वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि इंसान जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स, स्ट्रेसफुल ट्रिगर्स को इनकाउंटर करने के लिए 5 स्टेजेस को चुनता है। स्टेज वन में तो हम ये चेक कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे स्टिमुलस को कि क्या वो ख़तरनाक है या नहीं, और हमें पता चला कि वो ख़तरनाक है, तो हम स्टेज टू पे शिफ्ट हुए। अब स्टेज टू में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इमोशंस पर काबू करें, हम अपने वो जो डेंजरस सिचुएशन है उसको इनकाउंटर करने की कोशिश करें, स्ट्रेसफुल इवेंट्स को इनकाउंटर करने की कोशिश करें। अब स्टेज टू में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम उस सिचुएशन को डील करें या नहीं। अगर हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, तो दिस विल एंड द प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ इमोशन। लेकिन अगर हमारे पास इनसफिशेंट रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं कि हम उन हालात का मुकाबला कर सकें या उस सिचुएशन का मुकाबला कर सकें, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज में शिफ्ट होंगे, जो हमारे पास होगा स्टेज 3, स्ट्रेस। ज़ाहिर है जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं इन हालात का मुकाबला करूं, तो डेफिनेटली आपको फिर स्ट्रेस होगा, आपको टेंशन होगी कि अब क्या करूं। लैक ऑफ रिसोर्सेज स्ट्रेस क्रिएट करती है, और यही स्ट्रेस इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। अब इस स्टेज में टोटली उस बंदे पर डिपेंडेंट है कि वो इस स्टेज में रहना चाहते हैं या वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। यानी कि उस बंदे पे है कि या वो कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस को ओवरकम करें और उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करें।
और या तो फिर वो बैठा रहे और हार मान जाए कि हाँ बस अब तो मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, मैं हालात का मुकाबला नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो बस स्ट्रेस लेता रहे और नहीं कर सकता। मतलब दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। दैट पर्सन विल रिमेन एट दिस स्टेज until they are willing or able to begin working towards overcoming the stress they are experiencing। या तो वो स्टेज में रहेगा, और वो तब तक स्टेज में रहेगा जब तक वो ये ना सोचे या वो ये कोशिश ना करे या वो विलिंग ना हो कि वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम करे जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर वो विलिंग है कि वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम करें और जो लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं उसके बारे में सोचें कि कैसे मैं अपने स्ट्रेस को ख़त्म करूं, इस जो डेंजरस स्टिमुलाई है, ये जो डेंजरस सिचुएशन है, इसको मैं कैसे कॉप करूं। अगर वो इस चीज़ के लिए विलिंग है तो वो स्टेज 4 पे शिफ्ट होगा। स्टेज 4 हमारे पास है कॉपिंग स्किल्स। अब कॉपिंग स्किल्स में हमारे पास 2 मेथड्स हैं जो एक इंडिविजुअल यूज़ करता है अपने स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए। पहला मेथड है प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग और दूसरा मेथड है इमोशनली फोकस्ड कॉपिंग। अब प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग मेथड जो है, इसमें क्या होता है, द पर्सन लुक्स टू चेंज द सिचुएशन। अगर प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग वाला मेथड बंदा इख्तियार करेगा, अपनाएगा, तो वो अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल वो जो गोली चलने की आवाज़ थी, अब कॉपिंग स्किल उस बंदे की क्या होगी अगर उसको लगता है कि ख़तरे वाली थी, क्योंकि अगर हमें लगता है कि ख़तरे वाला स्टिमुलस है तभी हम इन स्टेजेस के थ्रू जाते हैं। अगर उसको लगता है कि जो गन शॉट था, ये जो गोली चलने की आवाज़ थी, वो हमारे पास एक डेंजरस सिचुएशन था, तो कोशिश करेगा कि वो वहाँ से भागे और वो ऐसी जगह पे जाए जो ज़्यादा महफूज उसके लिए, जो ज़्यादा सेफ हो। अब यहाँ पर वो क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग स्किल्स इख्तियार कर रहे हैं जिसमें वो सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। या आप देखें कि जिस तरह टायर के फटने की आवाज़ है, या आप कहीं पर भी ब्लास्ट की आवाज़ सुन लें, कोई भी शख्स कहीं पर ब्लास्ट की आवाज़ सुने, वो कोशिश करेगा, अगर उसको लगता है कि सिचुएशन डेंजरस है, कहीं पर शायद खुदा ना खास्ता कोई धमाका हुआ हो, तो वहाँ से दौड़ लगाएगा, कोई ऐसी जगह पे जाएगा जो ज़्यादा सेफ हो उसके लिए। यानी कि प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग में हम अपनी सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है इमोशनली फोकस्ड कॉपिंग। Emotionally focused coping will look to change the relation to the situation being experienced. इमोशंस है ना हमारी इसमें, तो हम इमोशनली फोकस्ड कॉपिंग स्किल इख्तियार करें जिसमें हम क्या करें, हम हमारा जो उस सिचुएशन के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम इमोशनली खुद को कॉप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इमोशनली खुद को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर ये गन शॉट की आवाज़ आ रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि कहीं पर फायरिंग हो रही है, कोई ख़तरा है, कहीं नुकसान है। ये हम इमोशनली कॉपिंग स्किल्स इख्तियार कर रहे हैं कि अगर मुझे लगता है कि गन शॉट हुई है, कहीं गोली चली है, मुझे लगता है सिचुएशन बहुत ख़तरनाक थी, लेकिन मैं कॉपिंग स्किल्स अपना रही हूँ और वो इमोशनली फोकस्ड कॉपिंग स्किल है। तो हो सकता है मैं ये सोचूँ कि हाँ नया साल स्टार्ट हुआ है, रात के 12 बजे हैं, तो डेफ़िनेटली लोग जो हैं नए साल की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, शायद उस खुशी में एरियल फायरिंग हो रही होगी, या कहीं पर शादी हो रही है, शायद उस वजह से एरियल फायरिंग हो रही होगी, सेलिब्रेशन हो रहा होगा कहीं पर। या अगर टायर बस्ट होने की आवाज़ है, तो अगर मैं इमोशनली फोकस्ड कॉपिंग स्किल्स अपनाऊँगी तो मैं कहूँगी नहीं, शायद ब्लास्ट ना हो, नहीं हो सकता है कि कहीं पर टायर बस्ट हुआ हो, ठीक है? अगर मैं बर्स्ट की आवाज़ सुनती हूँ, तो आई विल ट्राई टू काम माई सेल्फ डाउन। अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों कॉपिंग स्किल्स में कौन सा वाला मेथड आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग स्किल्स या इमोशनली फोकस्ड कॉपिंग स्किल्स। अब जो स्टेज 5 है वो हमारे पास है रीअप्रेजल। अब रीअप्रेजल में क्या है, एक दफ़ा आपने अपने स्ट्रेस को रिमूव कर लिया, जो हमारे पास कॉपिंग स्किल्स थी स्टेज 4 में आपने 2 मेथड्स थे, या तो आपने दोनों अप्लाई किया आपने, या आपने दोनों में से किसी एक को अप्लाई किया और आपने अपने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया। अब वो शख्स क्या करेगा, वो अपनी करंट सिचुएशन को रीअप्रेज करेगा।
यानी कि वो दोबारा एनालाइज़ करेगा अपने सिचुएशन को कि क्या ख़तरा टल गया या नहीं? क्या अभी ये सिचुएशन या वो स्टिमुलस जो है वो डेंजरस है या नहीं? अगर उसको लगता है कि ख़तरा टल गया है, कोई ख़तरा नहीं है, वो महफूज़ जगह पे पहुँच गया है या वो सेफ़ है अब, तो ये जो स्टेजेस हैं ये ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं अभी खतरा है, स्टिमुलस जो है वो अभी प्रेज़ेंट है वहाँ पर एंड द सिचुएशन इज़ स्टिल डेंजरस, तो ये स्टेजेस जो हैं ये दोबारा रिपीट होंगी। यानी कि दोबारा जो है उस स्टिमुलस को एनालाइज़ करेगा, दोबारा जो है इसको जो है स्ट्रेस फ़ॉर्म होगी, दोबारा वो अपने रिसोर्सेज़ को चेक करेगा कि अगर अभी भी खतरा है तो अब मैं क्या करूँ? रिसोर्सेज़ का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई हथियार है मुकाबला करने के लिए। येस दैट इज़ आल्सो अ पार्ट, लेकिन उसमें ये भी आता है कि आप ये सोचते हैं कि क्या इस हालत में मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं और अब मैं क्या करूँ? दौड़ लगाऊँ या यहीं पर बैठा रहूँ? दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज़। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके इनफ रिसोर्सेज़ हैं, फिर आप या नहीं है रिसोर्सेज़, तो आपका स्ट्रेस फ़ॉर्म होगा, फिर आप उसको कॉपिंग स्किल्स में जाएँगे। ये देखिए, आप हर एक कोशिश करेंगे उन डेंजर सिचुएशन से जान छुड़ाने की। तो अगर आपको लगता है कि आप महफूज़ जगह पे पहुँच तो गए हैं, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, तो यही स्टेजेस दोबारा रिपीट होंगी। और अगर आपको लगता है कि खतरा टल गया है और अब कोई भी हार्म नहीं पहुँचेगा, आपको कोई भी थ्रेट नहीं है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो ये स्टेजेस जो हैं दोबारा रिपीट नहीं होंगी, लेकिन आप उन हालात से सीख लेंगे, उन इवेंट से सीख लेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी या नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा स्टिमुलस आएगा, तो उसका मैंने कैसे मुकाबला करना है। तो आप अपने बुरे हालात से भी सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझ पे ऐसे बुरे हालात आएँगे, नेक्स्ट टाइम ऐसा बुरा सिचुएशन आएगा या बुरे सिचुएशन का सामना मुझे करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा? स्नार्लिंग डॉग है, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह टाइप का डॉग मेरे सामने आएगा, तो मैं शायद वो रास्ता ना इख्तियार करूँ नेक्स्ट टाइम, या मैं इस रास्ते से ना गुज़रूँ, या नेक्स्ट टाइम जो है मैं खुद को कैसे अवॉइड करूँगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस थी जो कि एक ह्यूमन अपनाता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनाता है, ताकि वो खुद को सेफ रख सके, और जो है खुद को कैसे डील कर सके ऐसे सिचुएशन के साथ। अब आते हैं होप एंड ग्रैटिट्यूड की तरफ। अब रिचर्ड लिज़ारियस ने होप एंड ग्रैटिट्यूड जैसे टॉपिक्स पे भी काम किया और इसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उनका मानना था कि इंसान जो है एक स्ट्रेसफुल इवेंट्स को कैसे कॉप करता है, अपने लिए नए सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके, नए हालात क्रिएट करके वो अपने स्ट्रेसफुल इवेंट्स को या स्ट्रेसफुल इवेंट्स को कॉप करने की कोशिश करता है या कॉप करता है। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टेक अ रियलिस्टिक अप्रोच, रिज़ेरियस ने डिस्कवर किया कि लोग जो हैं अपने सिचुएशन को डिनाई करने की कोशिश करते हैं, ना मा ना ना जो डिनायल यानी कि इनकार करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी बेटर, एवरीथिंग विल बी ओके। ये वाली जो हौसले लोग अपने आप को देते हैं। तो लिज़ाइयस कहता है कि इंस्टेड ऑफ ये कि वो अपने रियलिस्टिक अप्रोच को जो है वो अपनाएँ, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि लोग अपने हालात को या अपने हालात से इनकार करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ये बात बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये लिज़ारियस ये लिज़ारियस का मानना था, उनका अपना एक बिलीव था। लिज़ारियस ने अपने रिसर्च से ये मालूम किया कि हमारा जो स्ट्रेस है, इट हैज़ लेस टू डू विद द सिचुएशन। हमारा जो स्ट्रेस होता है सिचुएशन के साथ उसका इतना ताल्लुक नहीं होता जितना हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज़ के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो लिज़ारियस कहता है अगर हम अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो हम अपने स्ट्रेस के साथ सही तरीके से रिएक्ट कर सकेंगे, हम ये समझ सकेंगे कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे कॉप करें, तभी हम अपने स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकेंगे। और यही कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी ऑफ इमोशन की फाउंडेशन है।
इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी दैट विल बी ऑन कंपैरिजन ऑफ थ्योरीज ऑफ इमोशन, जिस पे हमने अब तक जितनी भी थ्योरीज ऑफ इमोशन को पढ़ा उसका हम कंपैरिजन करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन सी वाली थ्योरी जो है वो ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है और क्यों एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे मिलेगी। इसके अलावा आप अपने पॉइंट्स भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन में और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं थ्योरीज ऑफ इमोशन में, और आपको क्या लगता है कि क्या कंपैरिजन पॉइंट्स हो सकते हैं। आप भी हमारे साथ शेयर करें एंड वी विल बी हैप्पी टू नो कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। अच्छा, अब तक जो है हमने थ्योरीज ऑफ इमोशन में कॉमन सेंस थ्योरी ऑफ इमोशन को कंप्लीट कर लिया, जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन के बारे में सीख लिया, कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन के बारे में सीख लिया, स्कैटर्स कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी ऑफ इमोशन के बारे में सीख लिया, फेशियल फीडबैक थ्योरी के बारे में हमने सीख लिया, और इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया लिज़ेरियस कॉग्निटिव मेडिएशनल थ्योरी। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी थ्योरी ऑफ इमोशन आपको लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेट है और आप उसके साथ हैं या आप उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, और क्या वजूहात हैं, या आपके साथ कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो या रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जो आप इन थ्योरीज़ में आपको लगता है कि इस वाली थ्योरी के साथ ज़्यादा मैच होती है, वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड वी विल बी हैप्पी टू नो, वी विल बी हैप्पी टू रीड दैट। हमारे बाकी व्यूवर्स को भी हेल्प मिलेगी आपसे, डू शेयर देयर विद अस। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई पॉइंट आपके लिए कंफ्यूजिंग था, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा आप इस चैनल के लिंक और वीडियो के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।